2024 के चुनाव के लिहाज से दो बड़े सर्वे मैं आपके सामने रखूंगा और ये दो सर्वे के अंदर वो तमाम सारे सवाल जो लगातार लोगों के जहन में है कि 2024 में क्या होगा, इंडिया की आज के समय पर क्या पोजीशन है, इंडिया कितना मजबूत है नहीं है, एनडीए कितना मजबूत है, एनडीए की क्या पोजीशन है, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है घट रही है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है घट रही है। ये तमाम वो सवाल हैं जो भी व्यक्ति राजनीति को लेकर के जरा सी भी अगर दिलचस्पी रखता है तो वो इन सब पर चर्चा कर रहा है। दो बड़े सर्वे मैं आपके सामने रखूंगा, एक सर्वे ईटीजी रिसर्च टाइम्स नाउ का सर्वे और दूसरा सर्वे सीएसडीएस का सर्वे। दो बड़े सर्वे और दोनों सर्वे को लेकर के उस पर बात करेंगे और कई सारे अहम फैक्टर हैं कि केवल ये नहीं कि परसेंटेज में मैं आपको बता करके एक लाइन के अंदर इस चीज को खत्म कर दूं, उसके पीछे का गणित क्या है उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले जो है वो ईटीजी रिसर्च टाइम्स नाउ का सर्वे मैं आपको बताता हूं। ईटीजी रिसर्च जो है वो टाइम्स नाउ का सर्वे है और ये क्या कहता है, ईटीजी रिसर्च टाइम्स नाउ का सर्वे इसने बताया है कि आज के समय पर जो एनडीए है नरेंद्र मोदी साहब का, एनडीए की पोजीशन है 42.60%। 42.60% वोट मिल रहे हैं एनडीए को, नरेंद्र मोदी जी को। इंडिया को जो वोट मिल रहे हैं, इसमें इंडिया को वोट मिल रहे हैं 40.02%। यानी करीब करीब जो है दोनों के बीच में अगर आप अंतर को देखें तो दोनों के बीच में 2% का अंतर है। 2% का अंतर, और 2% का अंतर कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा होमवर्क बाकी है। आज की तारीख के अंदर अगर ईटीजी टाइम्स रिसर्च, ये देखिए सर्वे मैं आपको बता देता हूं ये किसका सर्वे है, ये ईटीजी रिसर्च टाइम्स नाउ का सर्वे है। ये नविका कुमार और जिन लोगों को आप देखते हैं उनके चैनल के जो है ये सर्वे है और इसमें जो है वो बताया गया है कि 2% का अंतर है। 2% का अंतर है और ये 2% का अंतर जो है, हालांकि सीटों के लिहाज से इन्होंने जो बताया है वो अलग है, सीटें किसकी कितनी आ रही है उसमें कितना अंतर है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो एक सर्वे तो ये रहेगा जिस पर हम बात करेंगे। दूसरा सर्वे जो है, दूसरा सर्वे है सीएसडीएस का सर्वे और सीएसडीएस का सर्वे डिटेल में मैं आपको बताता हूं और इसमें देखिए कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। सीएसडीएस का सर्वे अगर आप देखेंगे तो सीएसडीएस के सर्वे के अंदर ये मई का सर्वे है, मई में सीएसडीएस का जो सर्वे हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं, मई का डाटा। अब सीएसडीएस का सर्वे कहता है, ये सीएसडीएस ये सर्वे है और ये सर्वे बता रहा है कि बीजेपी को जो है वो मिल रहा है, बीजेपी की जो वोट मिल रहा है वो 39% बीजेपी का वोट शेयर है और उसके साथ साथ जो है कांग्रेस को जो वोट मिल रहा है, कांग्रेस को वोट मिल रहा है 29%। अब आप कहेंगे कि कहीं पर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर ही नहीं है, 10% का जो अंतर है वो तो बहुत ज्यादा अंतर होता है। लेकिन ये जो सर्वे है, ये जो अभी आंकड़े आपके सामने हैं, ये आंकड़े 39% और उसके साथ साथ जो है वो 29% के जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं मई के महीने में, मई 2023 में। तो मई 2023 के अंदर क्या हुआ था, मई 2023 तक तो जो इंडिया और एनडीए, ये जो दो नाम आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं थे, ना इंडिया बना था ना जो है वो एनडीए की बैठक हुई थी। लेकिन अब इंडिया बन गया है, इंडिया जो है वो नाम डिक्लेयर हो गया है, उससे पहले जो है वो नहीं था। तो ये जो सर्वे है ये तब का है और अब आप इसको जो है, इसी चीज को जो है वो आप देखेंगे 2019 के लिहाज से, 2019 के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 2019 में ये तो जो आंकड़ा है ये अभी आंकड़ा है वो मई 2023 का है। लेकिन 2019 के चुनाव के अंदर, 2019 के चुनाव के अंदर अगर हम देखें तो 2019 में बीजेपी को जो वोट मिला, बीजेपी को वोट मिला 37%।
और कांग्रेस को जो वोट मिला वो कांग्रेस को वोट मिला 39%, ये माफ कीजिए, हाँ 19%, 19% बीजेपी को, कांग्रेस को वोट मिला। तो कांग्रेस का जो उछाल है, कांग्रेस की जो ग्रोथ है वो 10% की है। कांग्रेस जो है वो 10% बढ़ोतरी के साथ में है, और जबकि बीजेपी 2% बढ़ोतरी है। ये चीज है, ये 2019 का ये है, और उसके साथ साथ जो है वो मई 2023 का अभी ये है। अब इसमें दो तीन चीजें और जुड़ जाती हैं। देखिए उस वक्त में जो है, जब ये मई में बना है, तो इंडिया और एनडीए ये दोनों आमने सामने नहीं थे। ये इंडिया और एनडीए दोनों आमने सामने नहीं थे। अब इंडिया और एनडीए सामने नहीं थे, इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए एक चीज को समझिए, 2019 में 19% था, तो 2023 के अंदर मई के अंदर 29% है। बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 2% बढ़ा है, कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 10% बढ़ गया है। अब दो चीजों को आप समझिए, बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। भाई ये जो एनडीए है नरेंद्र मोदी साहब का, इसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा, ये नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, इसके अलावा किसका ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर उनको वोट मिल सकता है, जिसके नाम पर वोट बढ़ सकता है? और दूसरा जो है वो यहां पर अभी जो चेहरा है एनडीए का जो मेन चेहरा, इंडिया का जो मेन चेहरा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह दीजिए, राहुल गांधी कह दीजिए, कांग्रेस पार्टी के अलावा कितने चेहरे ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके वोट जो है वो, जिनका जनाधार है? इस बात को आप ऐसे समझिए कि जो एनडीए के जो साथी हैं उनका जमीनी जनाधार कितना है, और इंडिया के जो साथी हैं उनका जमीनी जनाधार कितना है। अब इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी का अपना एक वोट शेयर है। कांग्रेस के बाद में आप जो है वो लालू प्रसाद यादव का वोट देखेंगे तो उनका एक अलग वोट शेयर है। लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी बिहार के अंदर, और शरद पवार का एक अलग वोट शेयर है, अरविंद केजरीवाल का एक अलग वोट शेयर है, अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक अलग वोट शेयर है, और उसी तरह से उद्धव ठाकरे को, हेमंत सोरेन को, ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार को, इनको आप देखेंगे, इनको जब मिलाएंगे तो कितना जो है वोट और बढ़ेगा। और दूसरी तरफ आप देखिए, इनमें से आधे चेहरे तो लोग पहचानते नहीं होंगे। चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार के मुकाबले क्या ठहरेंगे, अनुप्रिया पटेल क्या ठहरेंगी, इसी तरह से रामदास अठावले का क्या वोट है, अजीत पवार का जो है वो कितना वोट रहेगा, अजीत पवार को, शरद पवार के सामने अजीत पवार को कितना लोग वोट कर देंगे। इसी तरह से जो है वो एकनाथ शिंदे हैं, ओम प्रकाश राजभर, ये मतलब कि जो एनडीए है वो कुल मिलाकर के बीजेपी ही है। बात इतनी सी है कि एनडीए जो है, ये जो एनडीए है वो बीजेपी ही है, क्योंकि 303 सीटें जो हैं, अगर आज की तारीख में अगर हम देखें तो एनडीए की जो सीट है, एनडीए की जो सीट है वो 326 है, 326 के आसपास, और इस 326 में से 303 सीटें जो हैं, ये 303 सीटें वो अकेली बीजेपी की है। तो मतलब कि ये कि इस टीम के अंदर और दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं है, इस टीम में एक ही खिलाड़ी है, नरेंद्र मोदी वही खिलाड़ी है, उसके अलावा कोई और खिलाड़ी नहीं है। नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है जिस पर बात हो, या जो वोट लेकर के आ सके, या जो भीड़ ला सके, वो कोई और चेहरा नहीं है। जबकि यहां पर इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर सीधा 10% जो वोट बढ़ा है वो कितना और बढ़ सकता है। बीजेपी में तो 2% वोट बढ़ा है, और 2% में और क्या बढ़ जाएगा भाई। ये इन लोगों का अगर वोट मिलाएंगे तो 2% भी नहीं है, बाकी के और लोगों का वोट मिलाएंगे, नेशनल वाइज जो अगर देखेंगे तो वो 2% भी नहीं ठहरता है। लेकिन यहां पर 10% तो कांग्रेस का वोट पहले ही बढ़ चुका है, और उसके साथ साथ इसमें अभी भी जो है वो अखिलेश यादव का वोट नहीं है, ममता बनर्जी का नहीं है, अरविंद केजरीवाल का नहीं है, नीतीश कुमार का भी नहीं है। ये सारे वोट अभी अलग अलग है इनके। जब इन सबका वोट और मिल जाएगा तो मान करके चलिए 15% कम से कम जो है 15% वोट जो है वो जरूर और बढ़ेगा। तो बीजेपी का वोट 40% जो है वो 41-42% आप मान ले कि बीजेपी जो है वो बढ़ करके 42%, मैं ये कह रहा हूं कि 39 अभी है, 2-3% उनका और बढ़ जाएगा। लेकिन कांग्रेस का यहां पर
कांग्रेस का जो वोट है वो अभी 29% है। 29% जो है वो वोट ये कांग्रेस का अभी मौजूद है। 29% वोट में कम से कम आज की स्थिति के अंदर अगर आप देखेंगे, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, बहुत होमवर्क बाकी है, तब भी अगर आप देखेंगे और इसमें अगर 15% भी अगर आप बढ़ा लें, 15% भी अगर बढ़ा लें तो 44% सीधे तौर पर, यानी आज के समय में भी कांग्रेस वो बढ़ रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो आंकड़े अभी हैं बस उसमें इनका वोट और उठा करके डाल रहा हूं, जबकि ये 15% मिनिमम टू मिनिमम लिया है मैंने, इससे ज्यादा ही होगा। करीब करीब क्षेत्रीय पार्टियों का सारा वोट अगर आप इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे, वो वोट तो वैसे अगर मैं बताऊं आपको, अगर आंकड़ों के हिसाब से ही अगर आप बात करेंगे तो 12 करोड़ के आसपास जो है वो वोट कांग्रेस को मिले और करीब 11 करोड़ के आसपास वोट जो है वो विपक्ष के दूसरी पार्टियों को मिले थे। अगर उस लिहाज से देखेंगे तब तो 50-50% है। लेकिन खैर अब देखिए वही है कि चुनाव में जो वोटिंग होनी है, चुनाव में तो वोटिंग वही होनी है, 70% के आसपास जो है वोटिंग होनी है। अब 70% के आसपास जब वोटिंग होनी है तो उसमें जो ये आंकड़ा है ये 44 और ये 80, तो वो 80% के ऊपर जो आप उसको कहां लेकर के जाएंगे? इससे ज्यादा वोटिंग तो होती नहीं है। 80% की वोटिंग हो जाएगी, 85 की हद से ज्यादा वोटिंग, वो भी केरल जैसे स्टेट में, बंगाल जैसे स्टेट में जो है वो ज्यादा वोटिंग होती है। बाकी के अगर आप और स्टेट में जाएंगे तो वोटिंग आपको और कम मिलती है। लेकिन एक नेशनल अगर उसका फिगर निकालेंगे, राष्ट्रीय एक फिगर निकालेंगे, तो फिर करीब करीब 80% वोटिंग जो है वो हो सकता है कि निकल आए। 80% 70% जो है वो वोटिंग जरूर ठहरती है। अब ये इसमें एक चीज हुई। अब इसमें जो 3-4 चीजें हैं मैं आपको और बताता हूं। जन आधार की बात मैंने बता दी। अब बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने जो है, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने हिमाचल में जीत दर्ज की है, कर्नाटक में जीत दर्ज की है, और उसके साथ में अब जो 5 राज्यों का इलेक्शन है, 5 राज्यों में जो इलेक्शन होना है उनके नतीजे भी ये 2024 को प्रभावित करेंगे। 5 राज्यों के इलेक्शन, अगर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस 3 जीत जाती है, 4 जीत जाती है, क्लीन स्वीप कर दिया तब तो एक बात ही अलग हो जाएगी। लेकिन अगर ये जीत जाती तो फिर उसके बाद में माहौल और बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी भी कर्नाटक और हिमाचल 2 बड़े स्टेट ऐसे हैं जो बीजेपी से छीने हैं, तो उसके बाद में माहौल कुछ बदला जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद में जो इसमें एक चीज और है वो ये है कि अब जो वोट पहले अलग अलग था, एक तरह से इसको कहें तो पीडीए का वोट जो है, पीडीए का वोट जो है वो अलग था। जो पहले ये पीडीए का वोट, पिछड़ा, दलित और आदिवासी, ये जो वोट है अल्पसंख्यक, इसमें और मिला लीजिए आप, तो इसमें जो है ये सारा वोट वो भी एकमुश्त होगा। तो वो जब एकमुश्त होगा वोट तो फिर बीजेपी के लिए और समस्या खड़ी हो जाती है। अब इसके बाद में एक चीज और है, एक चीज और है जो बीजेपी को परेशान कर रही है, वो मैं आपको और बता देता हूं। इसमें जो है खास करके जो 3 राज्य हैं, 3 राज्य हैं जिसमें बंगाल है, बंगाल के साथ साथ जो है बिहार, बिहार के साथ में जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है वो एक और राज्य आप मिला लीजिए। ये 3 राज्य हैं और 3 राज्यों में जो सीटें हैं वो 48, 40 और 42, 130 सीटें हैं। बीजेपी के पास में इसके सामने जो है वो 80 सीटें हैं यूपी के अंदर, जहां पर बीजेपी मजबूत है। यूपी में गठबंधन जितना तोड़ पाएगा, जितना नुकसान कर पाएगा, वो गठबंधन उतना नुकसान करेगा। तो वहीं पर 3 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर स्थिति अब बदल चुकी है, बिहार में, महाराष्ट्र में और बंगाल के अंदर, जहां पर विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रह जाती है। जितना बीजेपी को नुकसान विपक्ष जो है वो यूपी में करेगा, उतना ही नुकसान जो है वो इन 3 स्टेट के अंदर बीजेपी कर पाएगी। तो अभी तक तो यह था कि जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता था विपक्ष को यूपी के अंदर, तो उसकी जो है वो भरपाई इन 3 स्टेट से होगी। और इन 3 स्टेट में, बिहार में अकेले 40 में से 39 सीटें बीजेपी के पास चली गई थी। अब की बार देखिए वहां पर क्या हालत होती है, महाराष्ट्र में, इसी तरह से बंगाल के अंदर। तो ये सारी चीज है। अब इसके साथ साथ जो है कुछ चीजें मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता की मैंने बात की थी, उस पर जरा बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, राहुल और मोदी,
राहुल और मोदी की जो लोकप्रियता है, ये देखिए आप, राहुल और मोदी की अगर आप बात करेंगे तो 43% जो है वो मोदी है और राहुल जो है 27% है। ये मई के अंदर है, मई 2023 के अंदर सीडीएस का सर्वे है ये, कि राहुल की जो लोकप्रियता है वो 27% और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो 43%। तो इसमें भी जबरदस्ती जो है वो राहुल गांधी को फायदा हुआ है। पहले राहुल गांधी ये था 50% से भी नीचे रहते थे नरेंद्र मोदी से, 50% से भी नीचे, तो उसको जो है वो गैप को वो भी खत्म किया है। और आज की तारीख में जो यहां पर आपको गैप दिखाई दे रहा है तो 16% का जो है वो अंतर दिखाई दे रहा है। तो पहले जो राहुल 50% से भी नीचे रहते थे, पहले ये रहता था कि 40 जो है वो 40% से ऊपर नरेंद्र मोदी रहते थे। राहुल गांधी का जो परसेंटेज रहता था वो 15 से 18% रहता था, लेकिन अब उसमें भी 10-12% का इजाफा यहां पर भी हुआ है। नरेंद्र मोदी को 3% का इजाफा हुआ है। अब यहां पर एक चीज और है, विपक्ष के तमाम नेता अगर राहुल गांधी के पीछे खड़े हो जाते हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता, हालांकि राहुल कहते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूं, लेकिन चुनाव तो वही होगा, मोदी वर्सेस राहुल होगा, डिक्लेयर करें चाहे ना करें। तो वैसे में जब सारा एक मैसेज जाता है कि भाई केजरीवाल भी राहुल को सपोर्ट है, अखिलेश भी राहुल को कल सपोर्ट कर ही रहे थे इंडिया टुडे के कार्यक्रम के अंदर, ऐसे ही जो है वो लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और उसके बाद ममता बनर्जी, सब लोग जो है वो, अगर नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे, सब लोग राहुल के पीछे अपना पुशअप लगाते हैं तो फिर जो है ये आंकड़ा बराबर का हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के बराबर का आंकड़ा जो 10-12% का जो अंतर जो है वो राहुल ने खुद से पैदा किया है। ये जो भारत यात्रा हुई है और उसके बाद में लगातार लोगों से मिलना, कभी सब्जी मंडी में जाना, कभी बेरोजगारों के बीच में जाना, कभी किसानों के बीच में जाना, तो उससे छवि में जो है सुधार हुआ है। 10-12% का उन्होंने जो है सुधार अपने आप से कर लिया है और 10-12% का सुधार जो है वो विपक्षी पार्टियां भी जो राहुल को लेकर के आलोचना करती थी, अब राहुल के पीछे खड़ी होंगी तो 10-12% की जो बढ़ोतरी और है वो हो जाएगी। मोदी के पीछे कौन है? मोदी खुद ही है और उनके पीछे जो कोई है उनका जनाधार कितना है? तो मतलब मोदी और राहुल के अंदर अगर आप देखेंगे, मोदी और राहुल में अगर आप देखेंगे तो फिर चीजें साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि राहुल के पीछे जो टीम है वो बड़ी टीम है, मोदी के पीछे जो लोग हैं वो उनका कोई अपना कोई खास जनाधार नहीं है। किसी का जो है वो अपनी 2 सीटों पर जो है वो असर है, किसी का 4 सीटों पर असर है। वर्ल्ड जो इंडिया वाइज जो है अगर आप देखेंगे तो इंडिया वाइज पूरा एक नेशनल अगर छवि को अगर आप देखेंगे तो फिर अंतर दिखता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को कौन जो है वो बंगाल के अंदर जानता भी होगा, और इसी तरह से जो है वो ये अनुप्रिया पटेल और इनको चेहरा दिखा दे तो शायद जो है कोई और किसी स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर कोई जानते नहीं होंगे, लेकिन बाकी के सारे चेहरे जो हैं, जितने भी चेहरे वो नेशनल चेहरे। एक तरह से कोई चेहरा ऐसा नहीं कि किसी स्टेट में आप पूछोगे, 11 राज्यों में तो सरकार है इनकी, तो कोई चेहरा ऐसा नहीं है विपक्ष का जो दूसरे स्टेट के अंदर उसकी अपील नहीं होगी। दूसरे स्टेट के अंदर अगर वो बोलता है तो उसका कहीं पर कोई 1% भी इजाफा वोट में ना हो, ऐसा नहीं है। जबकि इनको अगर आप लेकर के जाएंगे तो मोदी के अलावा, अमित शाह के अलावा, बीजेपी के अलावा मतलब कौन है जो नरेंद्र मोदी का वोट और बढ़वा सकता है? कोई नहीं दिखाई देता है। तो ये सारी चीज है। अब इसमें एक चीज को चलते चलते आप और समझ लीजिए, अभी जो काम होना है ये इंडिया की तरफ से, एनडीए की तरफ से और जो है वो राहुल और मोदी की, उस पे जो सबसे बड़ा काम होना है, जो विपक्ष की तरफ से होना है, वो काम होना है कि एक सीट के ऊपर एक उम्मीदवार का काम होना है। एक सीट और एक सीट में जो है वो एक उम्मीदवार, ये एक बड़ा काम है जो विपक्ष को करना है। और इस काम के बाद में जो है वो विपक्ष, उसकी हवा, उसकी लहर कुछ अलग ही होगी। दूसरा जो नुकसान हो सकता है, दूसरा जो है ये जो है बीजेपी, ये अगर विपक्ष ने ये कर लिया तो विपक्ष का जो वोट शेयर है वो तो एक अलग ही लेवल में चलेगा। जो सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि विपक्ष जो है वो कितना उम्मीदवारों को जो है वो एक मुस्त रख पाता है, तो सबसे बड़ी चीज तो वो रहेगी। दूसरा बीजेपी की तरफ से अगर आप देखें तो मोदी जो है वो
वो अपना प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। मोदी का जो प्रचार प्रसार का तरीका होता है, चुनाव में जब बातें कहना, तो जाहिर सी बात है तो उसका फर्क तो कुछ ना कुछ रहता ही है। तो मोदी प्रचार का भी कुछ असर रहेगा। और तीसरा यह है कि इंडिया के अंदर विपक्ष को केवल एक काम करना है। मोदी के पास में 3 काम में मुझे लगता है कि मोदी के पास में है। इंडिया में अगर फूट पड़ जाती है, इंडिया में फूट पड़ जाती है तो भी उसका फायदा बीजेपी को होगा। जैसे कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में अगर कोई, जिस तरह से कई बार खबरें आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो छत्तीसगढ़ जाकर के चुनाव की घोषणा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश जाकर के चुनाव की घोषणा कर रहे हैं, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दिल्ली के अंदर चुनाव जो है वो 7 सीटों पर लड़ने का वो बातें कही, तो वो चीजें जो है वो खत्म करनी पड़ेंगी। और अगर इंडिया के अंदर फूट पड़ेगी तो बीजेपी को जो है उसका फायदा मिलेगा। और एक चीज जो है वो ये है कि 24 से पहले पहले जो है वो नेताओं को भी डेंट किया जाएगा, उन पर भी जो है वो चोट मारी जाएगी। डेंट का मतलब ये है कि किस नेता को जो है वो किस मामले के अंदर कहां पर किस तरह से जो है वो सीबीआई, ईडी और पता नहीं कौन सी एजेंसी क्या कर दे, क्या उसका जो है पुरानी फाइल निकल करके आ जाए, कौन से उसके तहखाने को जो है खोद दिया जाए, तो उन चीजों का असर भी होगा। तो विपक्ष को जो है वो एक चीज पर काम करना है, नरेंद्र मोदी जी को जो है 3 चीजों पर काम करना है। चुनाव बहुत शानदार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि क्या होगा भाई बताओ, आप लोग तो दिन भर नजर रखते हो। तो मैं ये कहता हूं कि बहुत शानदार चुनाव होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2024 के हालात बिल्कुल नहीं, 2014 वाले हालात बिल्कुल नहीं है, 2019 वाले हालात बिल्कुल नहीं है। और 2024 में इस बार पसीने जो हैं वो नरेंद्र मोदी के भी छूटे हुए हैं, क्योंकि विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं जो खो सके, उनको तो पाना ही पाना है। विपक्ष तो जो है वो इससे नीचे जा ही नहीं सकता है, उसको तो इससे ऊपर ही ऊपर आना है। नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के पसीने इसीलिए छूटे हुए हैं, उनकी रातों की नींद इसीलिए उड़ी हुई है कि उनके पास में जो कुछ है उसको बचा करके रखना जरूरी है। और किसी स्टेट से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही है, कोई भी स्टेट हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, कहीं पर भी, कि जहां पर जितनी सीटें हैं उतनी सीटों को बरकरार रखा जाएगा या उसमें से बढ़ोतरी जो है हो जाएगी। यह जो है वो कहीं पर सामने नहीं आ रहा है। तो यह बीजेपी के लिए जो बड़ी चुनौती है, और बीजेपी इसको किस तरह से काउंटर करेगी यह सवाल है। तो बहरहाल कुछ डिटेल में चीजें निकल करके सामने आई, मैंने आपके सामने रखी है। आप बताइए 2024 के चुनाव के लिहाज से आप क्या देखते हैं, किस तरफ का जो है वो हवा बह रही है, किस तरफ की लोकप्रियता जो है ज्यादा बढ़ रही है, कौन सा दल जो है किस पर भारी पड़ रहा है, इंडिया भारी है, एनडीए भारी है, इंडिया जीतेगा या एनडीए जीतेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।